बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस चैप्टर को जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो यहाँ आपको समझनी है वो क्या है, ये चैप्टर खुद जो यहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में इवन कि जब जेनेटिक्स भी मैं बच्चों को करा रही होती हूँ वहां भी यही क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि जेनेटिक्स में एक टर्म आता है वेरिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेरिएशन। वेरिएशन को भी बच्चे डिफरेंस के सेंस में लेते हैं और इस बायोडाइवर्सिटी को भी स्टूडेंट्स डिफरेंस के ही सेंस में लेते हैं। और ऑनेस्टली अगर किसी स्टूडेंट से आप खुद भी पूछ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, बायोडाइवर्सिटी में और वेरिएशन में बच्चों को काफी ज्यादा वहाँ पे कंफ्यूजन है। तो जब मैं जेनेटिक्स भी स्टार्ट कराती हूँ वहां भी स्टूडेंट्स को मैं ये सिखाती हूँ बायोडाइवर्सिटी और वेरिएशन के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, हालांकि वेरिएशन तो हम लोग देख नहीं रहे यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी जैसी बताऊंगी वेरिएशन अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा रफ वर्क करके हम लोग इसको देखते हैं बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए। मैंने क्या किया, एक जियोग्राफिकल एरिया लिया है इतना बड़ा। ठीक है, इस जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स है, जैसे यहाँ पे कुछ बर्ड्स है। ठीक है, और अगर हम दूसरी स्पीशीज यहाँ पे लेते हैं तो ये बीटल्स है। ठीक है, थर्ड हम और अगर काउंट करना चाहते हैं स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर तो यहाँ पे ह्यूमंस भी होंगे। अब एक ही चीज तो है नहीं, काउंटलेस स्पीशीज जो है वो एक जगह सरवाइव कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ह्यूमन जो है स्पीशीज ए है, बीटल्स जो है स्पीशीज बी है, और बर्ड्स जो है स्पीशीज सी है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो यहाँ स्पीशीज ए है, बी है, सी है, इन सब के बीच में जो वेरिएशन है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेरिएशन क्या होगा फिर। तो वेरिएशन में मैंने आपको सिखाया था, जैसे यहाँ पे ये दो बीटल्स एक साथ दिख रहा है, एक को अगर हम मानते हैं ये डी है और दूसरा ई है, तो ये वेरिएशन क्या हो जाएगा, ये दोनों बीटल्स तो सेम स्पीशीज के हैं, तो सेम स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज वेरिएशन। लेकिन हम यहाँ वेरिएशन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बायोडाइवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को जब हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी को लिखना कैसे, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन आता है बायोडाइवर्सिटी के लिए दैट इज वैरायटी ऑफ स्पीशीज। यानी एक जियोग्राफिकल एरिया कितना ज्यादा स्पीशीज की वैरायटी को कैरी कर सकता है। और एक दूसरी बात ये भी बोली जाती है कि किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आप जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे वो स्पेसिफिक जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ का, या फिर वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया जो स्पीशीज को वहाँ पे कैरी कर रहा है वो ज्यादा वहाँ पे सस्टेनेबल होता है। ठीक है, अगर कहीं पे स्पीशीज का नंबर बहुत कम है जैसे डेजर्ट वगैरह के एरिया में हम देखते हैं, और जैसे मैंने डेजर्ट का एग्जांपल दिया तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये है कि इसका मतलब है कि जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे इन सारे पॉपुलेशन को, बायोडाइवर्सिटी को, स्पीशीज नंबर को, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, सबको क्या करते हैं यहाँ पे अफेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पीशीज की वैरायटी को देख रहे हैं। तो ये बात आपको समझ आई कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्पीशीज की वैरायटी को देख रहे हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ डेटा के रिगार्डिंग बात करते हैं। डेटा के रिगार्डिंग इसलिए बात करते हैं कि उससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को डेटा या तो कंफ्यूजिंग लगता है या उनको याद करना अच्छा नहीं लगता है। वो डेटा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि हमारे अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कितना वास्ट डेटा अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे हाँ एक चीज और है, क्योंकि ये बुक जो है काफी ओल्ड रिवाइज्ड है तो जिसकी वजह से डेटा अगर आज अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वो सारा डेटा चेंज होगा। लेकिन हम अगर एक रेफरेंस के तौर पे ले, अगर आप आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर किसका मार्क करेंगे, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे डेटा देखना स्टार्ट करते हैं कि जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कितनी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है,
तो उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज में एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखना चाहते हैं, तो ऐसे कर लीजिए इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप यहाँ पे एंड्स की वैरायटी को देखें, तो सिर्फ एक इन चींटियों की जो वैरायटी है वो आपको 20,000 स्पीशीज से भी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। यानी मोर देन 20,000, मोर देन 20,000। अब अगर आपको ऑप्शन वहां पे दिया जाए मोर देन 20,000, मोर देन 1 लाख, मोर देन 50,000, इस तरीके से करके, तो आपको डेटा कौन सा प्रेफर करना है? डेटा आपको यही प्रेफर करना है जो आपके यह एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी 20,000 से ज्यादा स्पीशीज जो है सिर्फ एंड्स की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अभी बीटल्स देखा आपने, ठीक है। तो बीटल्स की जो स्पीशीज है वो तो इससे भी बहुत ज्यादा है, मतलब 3 लाख स्पीशीज जो है सिर्फ बीटल्स की है। सेकेंड लिख लीजिए, बीटल्स की स्पीशीज, बीटल्स की जो स्पीशीज है दैट इज मोर देन 3 lakhs, मोर देन, तो लमसम डेटा है 3 lakhs, ठीक है। फिशेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स की फर्स्ट कैटेगरी है ना। फिशेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिशेस जो है दैट इज 28,000 फिशेस, 28,000। ऑर्किड्स की वैरायटी नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, 20,000, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ फेरबदल नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एज इट इज जो है यही आपको अपने दिमाग में रखना है। दूसरी चीज ये है समझने वाली, ये बात मानी हुई है कि आपने यहाँ पे जो भी डेटा लिखा है अर्थ के इवोल्यूशन से लेके, और अर्थ जब इवॉल्व हुआ उसके कई सालों के बाद ये सारे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, ठीक है। जो इवोल्यूशन चैप्टर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारे स्पीशीज नजर आ रहे हैं आपको, इनमें आज भी इवोल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे स्पीशीज इसमें से गायब हो चुके हैं, बहुत सारे नए ऐड हो चुके हैं। तो किसकी वजह से ये हो रहा है? ये इवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब एक टर्म और आता है आपके पास यहाँ पे, दैट इज हेट्रोजेनिटी। क्या टर्म आता है आपके पास? हेट्रोजेनिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनिटी बोलते हैं। हेट्रोजेनिटी टर्म किस चीज के लिए यूज किया जाता है? जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो टर्म है आपके पास हेट्रोजेनिटी। टर्म क्या है आपके पास? हेट्रोजेनिटी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सारे लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल पे देखा जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक रफ वर्क करके यहाँ पे समझाती हूँ। आपने देखा था किंगडम, फाइलम, जो टेक्सोनोमिक हायरार्की देखा था आपने, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। तो अगर हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से डिफरेंशिएट करें तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। एक जीनस और दूसरे जीनस के बीच में डिफरेंसेस है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे डिफरेंसेस यहाँ पे इंक्रीज होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी। क्योंकि अगर ए और बी सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस तो कम होगा। लेकिन जो 5 किंगडम आपके पास है दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया।
अगर हम दो किंगडम के बीच के डिफरेंसेस को देखना स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन है ये सारे लेवल पे, नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक क्या है, यहाँ पे आपको हेट्रोजेनिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग या फिर पूरे इकोलॉजी के रिगार्डिंग हमें जब कभी भी किसी लेवल पे जाके डिफरेंसेस को बोलना पड़ेगा, वहां पे हम किस वर्ड का यूज करेंगे, हेट्रोजेनिटी वर्ड का हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए ऐसे करके, डिफरेंसेस डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी in our biosphere, in our biosphere, which which exists at all levels, जिसके लिए मैंने अभी आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की सिखाया था, at all levels of biological organization, biological organization, ठीक है, हो गया ये। तो हम लोग यहाँ पे टर्म कौन सा यूज करेंगे, हेट्रोजेनिटी टर्म का यूज करेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ऐसे भी कोई इसको मतलब उतना सीरियसली बोल सकते हैं या फिर उतने डिटेल में डेप्थ में कोई देखने की इसको कोशिश वैसे करता नहीं था। बट हुआ क्या, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन। क्या नाम है, एडवर्ड विल्सन। इनके नेम से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन तक नेम याद रहे इनका, है ना। एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है, दैट इज एडवर्ड विल्सन। इन्होंने जो डाइवर्सिटी है उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया कि कैसे किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्या थे ये, लिख देती हूँ यहाँ पे, सोशियो बायोलॉजिस्ट, सोशियो बायोलॉजिस्ट। आगे इनका वर्क लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी को स्टार्ट करते हैं। इनकी खासियत क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसको पॉपुलर करने का काम इन्होंने ही किया था, क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये बात भी बताई कि जो आप कंबाइंड डाइवर्सिटी देख रहे हैं ये डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। जैसे अभी भी आपने लाइन लिखी ना, लेवल्स ऑफ एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लेवल पे जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये किसने बताया था, ये एडवर्ड विल्सन ने बताया था। तो अगर आपसे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर में आपको क्या लिखना है, एडवर्ड विल्सन का नेम जो है वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, एडवर्ड विल्सन described Wilson described the combined diversity combined diversity at at all the
levels of biological organization. Biological organization. और ये जो टाइप्स थे आपके पास, ये क्या है? डाइवर्सिटी ऐसे करके लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। तो ये जो कंबाइंड डाइवर्सिटी देखा इन्होंने, ये है 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। हर एक लेवल पे देखना है, बस जो इम्पोर्टेंट लेवल है दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बस आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन तीनों का नेम जो है वो याद रखना है। समझना तो काफी आसान है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी को हम इतने सारे लेवल पे देख रहे हैं, हमें इतने सारे लेवल पे हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगा, और इकोलॉजी के लेवल पे भी जब हम जाएंगे वहां भी हमें डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलेगा। जैसे हम एक इकोसिस्टम को देखें और दूसरे इकोसिस्टम को देखें, तो उनके बीच जैसे एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। जैसे सपोज कीजिए एक छोटा सा पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ठीक है। और कहीं पे अगर आप डेजर्ट इकोसिस्टम देख रहे हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो जब हम इकोसिस्टम के लेवल पे भी देखेंगे, दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जेनेटिक डाइवर्सिटी से, ठीक है। ये हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे इस टर्म को जब आप सुन रहे हैं तभी आपको आधी बात समझ आ जाती है। हम यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। और जेनेटिक वेरिएशन जो शो किया जाएगा, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे किसी और पर्पज से हम देखें, चाहे मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पे एक प्लांट बनाया और यहाँ पे मैंने दूसरा प्लांट बनाया। अगर ये एक प्लांट ए है और ये एक प्लांट बी है, अब सपोज कीजिए ये कोई एक केमिकल ए सिक्रीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कोई एक केमिकल ए सिक्रीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कोई एक केमिकल बी सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे ऑब्वियस है कि जेनेटिक लेवल पे जाके, क्योंकि किसी भी चीज को, आपने जेनेटिक्स की पढ़ाई कर रखी है, आपको पता है किसी भी चीज को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है? जीन्स करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इस प्लांट ए के जीन में और इस प्लांट बी के जीन में कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे जिसकी वजह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्रीट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के सामने आता है? दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या है ये? जेनेटिक डाइवर्सिटी। लिख लेते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में ही, छोटा छोटा लिखते चलेंगे, आपको बस समझ आनी चाहिए बातें। तो एक ही स्पीशीज हो सकता है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी अपने जेनेटिक लेवल पे शो करे, है ना। होता है ना, जैसे ह्यूमंस है, सारे ह्यूमंस के बीच में क्या है? डिफरेंसेस है। सबको अलग अलग आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है, थंब इम्प्रेशन अलग है। तो क्या है ये? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। क्या है ये? जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए a single species a single species show
हाई डाइवर्सिटी at the genetic level, at the genetic level. जहां जहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग या कश्मीर में पाया जा रहा है, कोई डेजर्ट एरिया के आसपास है, तो दोनों के स्किन टोन में डिफरेंस होगा, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस होगा, पता ही है आपको, है ना, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। अब कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, इसके पास रिजरपाइन या रिजरपीन नाम का एक स्पेसिफिक केमिकल जो है सिक्रीट होता है, जो कि ये सिर्फ प्लांट प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, इसकी खासियत है। तो किसकी वजह से ये कर रहा है, उसमें ऑब्वियस है कि स्पेसिफिक कोई ऐसा जीन होगा जो कि यहाँ पे ये रिजरपाइन या रिजरपीन को सिक्रीट कराने का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, a specific medicinal plant, a specific medicinal plant, a specific medicinal plant that is नाम इसका काफी इंपॉर्टेंट है, रोल्फिया वोमिटोरिया साइंटिफिक नेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्या सिक्रीट करता है ये, ऐसे कर दीजिए ताकि आपको याद रहे, सिक्रीट्स एक्टिव केमिकल, secretes active chemical रिजरपीन, ये इसको सिक्रीट करने का काम करता है। तो एक तो आपको ये नेम याद रखना है, यहाँ पे केमिकल का नेम क्या है, रिजरपीन, या कई टीचर्स उसको रिजरपाइन भी बोलते हैं, ठीक है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये मेडिसिनल प्लांट जो है रोल्फिया वोमिटोरिया, ये इसको सिक्रीट करने का काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये हिमालयन रेंजेस जो है वहां पे ये पाया जाता है, ठीक है। ऐसे करके मैं इधर लिख देती हूँ, ऐसे लिख लीजिए, growing in हिमालयन रेंजेस। सब क्वेश्चन है अपने आप में, कहाँ पाया जाता है, कहाँ ग्रो करता है, क्या सिक्रीट करता है, सब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है। ग्रोइंग इन हिमालयन रेंजेस, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसमें और बायोडाइवर्सिटी देखना चाहते हैं, तो एक और एग्जांपल है हम लोगों के पास, दैट इज, ये तो पहला हो गया एग्जांपल में, यहाँ में 1 कर देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो उसमें लिख लीजिए, राइस की वैरायटी जो है वो इंडिया में आज के डे में तो इससे भी ज्यादा है ना। 50,000 वैरायटी है जो जेनेटिकली क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। 50,000 जेनेटिकली 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स, डिफरेंट
स्ट्रेन्स, ठीक है। अगर मैंगो में हम लोग देखना चाहते हैं तो 1000 वैरायटीज है, मोर देन 1000। आज तो और ज्यादा है, ये हम लोग तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग चल रहा है। 1000 जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटीज या वैरायटीज ऑफ मैंगो। और ये सिर्फ हम कहाँ का देख रहे हैं, इंडिया का देख रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ, मैंगो है यहाँ पे लिखा हुआ, ऐसे कर दीजिए। ये डेटा किसका है, ओनली इंडिया का है, बस हो गया। तो ये आपका क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी तो बहुत आसान है। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, जो स्पीशीज लेवल पे, जैसे किंगडम से ऊपर से हम टेक्सोनोमिक हायरार्की स्टार्ट करते हैं तो बॉटम में कहा जाते हैं हम लोग, स्पीशीज तक जाते हैं, है ना। तो स्पीशीज लेवल पे बस देखना है, डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। सेकंड वाला बहुत आसान है, एक लाइन है, कुछ नहीं है उसमें। ये तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हम जेनेटिक लेवल पे देख रहे हैं, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल सीखे हैं। अगर मैं इसको रिवाइज कराऊं तो पहला है, एक प्लांट है दैट इज रोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है रिजर्पिन या रिजर्पाइन। कहाँ ग्रो करता है ये, हिमालयन रेंजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि विच स्पेसिफिक केमिकल इज सिक्रीटेड बाय द प्लांट रोल्फिया वोमिटोरिया, तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो रिजर्पिन या रिजर्पाइन को आपको वहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। रोल्फिया वोमिटोरिया कहाँ का नेटिव प्लांट है, हिमालयन रेंजेस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट जोन, ऐसे ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहाँ पे हिमालयन रेंजेस को मार्क करना है। राइस की कितनी वैरायटी है, आपको 4 डेटा दिया जाएगा, 50,000, 1 लाख, 1,50,000, 20,000, तो इसको मार्क करना है 50,000 को। मैंगो की 1000 वैरायटीज। तो ये डेटा जो है, डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उसकी अच्छी बात ये है कि कहीं कोई बदल नहीं सकता है, उसको आपको ऐसे ही एज इट इज जैसे है उसी तरीके से एग्जामिनेशन तक उसको लेके जाना है, अपने दिमाग में उसको कैरी करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफी आसान है, सबसे इजी है, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। सेकेंड वन इज, एक ही लाइन ही है, इसमें कुछ है ही नहीं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, टेक्सोनोमिक हायरार्की बताया, ठीक है। तो आपने देखा था कि टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे बॉटम पे और सबसे नीचे क्या प्रेजेंट था, वहां पे स्पीशीज था, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये देखिए, ये अगर टेक्सोनोमिक अभी अभी लिखा था जस्ट मैंने, तो इसमें टॉप पे क्या है, किंगडम है, और बॉटम में क्या है, यहाँ पे स्पीशीज है। इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, स्पीशीज को। ये जो नीचे है ना, स्पीशीज को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो कुछ नहीं है, बस क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। हम यहाँ पे स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी को देख रहे हैं, बस दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, बस हो गया खत्म। द डाइवर्सिटी एट द डाइवर्सिटी the diversity at the species level। क्या हो गया, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गया। अगर हम एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं, तो अगर ऐसे देखिए, एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रॉग्स की वैरायटी को देखते हैं, तो जो ईस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, तो दोनों में डाइवर्सिटी अलग अलग है, और वेस्टर्न घाट के पास ज्यादा डाइवर्सिटी है। ऐसे करते हैं हम लोग इसको,
एक साइड कर दीजिए, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और दूसरे साइड कर दीजिए वेस्टर्न घाट्स। खासियत क्या है? वेस्टर्न घाट्स के पास वेस्टर्न घाट्स have high or greater amphibian species diversity, amphibian species और इसका उल्टा लिख देना इधर, और कुछ नहीं करना। ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स have less amphibian species diversity, ठीक है। तो इतना लिखते लिखते याद हो गया होगा आपको, छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट हम लोग मतलब लास्ट वन की तरफ चलते हैं, किसके अकॉर्डिंग लास्ट? तो ये जो हमने डाइवर्सिटी के 3 टाइप्स करे थे, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, और लास्ट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज थर्ड वन, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत आसान है। डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में जब आप डिफरेंसेस देखना स्टार्ट करते हैं, अगर ऐसे साधारण भाषा में हम बोले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्या है ये? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब अगर यहाँ पे मैंने एक ज्योग्राफिकल एरिया ए लिया है, डेजर्ट है, अपना कॉमन सेंस लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या है? डेजर्ट है। क्या है ये? डेजर्ट है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे पॉन्ड है। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? कोरल रीफ। अगर आप भूल गए हमें, मैं आपको सिखा देती हूँ क्या होता है ये कोरल रीफ। क्या होता है कोरल रीफ? याद है कुछ भी? देखिए, इसकी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको कोरल रीफ के बारे में। ये आपने क्लास 11th में और क्लास 9th में फाइलम निडारिया पढ़ा था, याद आया? फाइलम निडारिया पढ़ा था, जिसको हम लोग सिलेंट्राटा भी कहते हैं। तो ठीक है, ठीक है। तो ये जो निडारियंस है यहाँ पे, इन निडारियंस में एक ऑर्गेनिज्म आपने इसके एग्जाम्पल में पढ़ा था, कोरल्स। ठीक है, अब ये कोरल्स जो है, इनके बॉडी की आउटर कवरिंग जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, दैट इज CaCO3। ठीक है, तो इन कोरल्स के डेड हो जाने के बाद ये क्या करते हैं? इनका जो डेड रिमेन है वो यहाँ सी या ओशन के बॉटम में, आपने पढ़ा था कि ये फ्रेश वाटर में तो पाया नहीं जाता, कहाँ पाया जाता है? तभी मैंने यहाँ पे सी या ओशन बोला, मैंने आपको कुछ और रिवर वगैरह नहीं बोला। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट हम करते जा रहे हैं, 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 तो क्या बन गया ये कोरल रीफ्स बन गया। बच्चे लिख तो लेते हैं बट उनको मतलब ही नहीं पता होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल रीफ। तो मैंने आपको समझाया, कोरल रीफ का मतलब है कि ये जो है डेड रिमेन्स है, किसके? कोरल्स के। कोरल्स किसको बिलोंग करता था? जो आप सेकंड फाइलम पढ़ते थे 9th क्लास में या 11th क्लास में, दैट इज निडारियंस और सिलेंट्राटा।
उसको ये बिलोंग करने का काम करता है। ठीक है, तो कोरल रीफ्स हो, वेटलैंड्स हो, एस्ट्यूरीज हो। अब जैसे मान लीजिए कि एक इधर ईस्ट साइड से और दूसरे वेस्ट साइड से वाटरफॉल अगर हो रहा है, और दोनों वाटरफॉल नहीं भी हो रहा, अगर किसी तरीके से दोनों स्पेसिफिक अलग अलग जगहों का वाटर जो है यहाँ जाके मिक्स हो जाता है, दैट इज एस्ट्यूरी। पढ़ा है आपने इसको ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इनमें से किसी में भी डेजर्ट है, पॉन्ड है, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है? दोनों जगह पे जो अलग अलग वहां पे क्या पाए जाएंगे, ऑर्गेनिज्म जो पाए जाएंगे, दोनों के बीच में क्या होगा? बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे डाइवर्सिटी देख रहे हैं, दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कुछ नहीं, आपने स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या लिखा था? आपने लिखा था स्पीशीज लेवल पे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें हम लोग लिखेंगे द डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। बस खत्म। तो यहाँ पे लिख लीजिए द डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, और इसमें से बस मैं एक कोरल रीफ आपको शो कर देती हूँ, देख के याद आ जाएगा। तो ये जो डेड रिमेन्स हैं कोरल्स के, वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं, तो ये भी काफी कलरफुल होता है। जैसे देखिए इस तरीके से, ये क्या है? यहाँ पे एक कोरल रीफ है, देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। ये कोरल रीफ है। क्या है ये? कोरल रीफ है। ये जो यहाँ पे है ना, ये सब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोरल्स जो है वो सब यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया। तो ऐसे ये प्लेट्यू लाइक जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, इसको हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। मैं आप लिख देती हूँ, दैट इज कोरल रीफ। तो अब जरूरी नहीं है कि हर एक कोरल रीफ ऐसा ही होगा, सब में क्या होगा? वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ जहाँ पे कोरल रीफ फॉर्म होगा उसमें भी डिफरेंसेस होंगे। तो जिसको जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CORAL, कोरल रीफ, REEF, कोरल रीफ हो गया है ना। यहाँ पे ऊपर में ऐसे फिशेज को घूमते हुए दिखाया जा रहा है। अब एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, at the ecosystem level, at the ecosystem level, India has a greater ecosystem diversity, greater ecosystem diversity, ecosystem diversity। जैसे अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं, किस किस में देखेंगे आप? पहला डेजर्ट्स को देखिए, या यहाँ जो मैंने लिखा कोरल रीफ्स में लिख देती हूँ, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स,
एस्ट्यूरीज, अल्पाइन मेडोज, अल्पाइन मेडोज, मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स किसको बोलते हैं? ये भी आपने 11th में देखा था। वैसा एरिया जहाँ पे जो ट्रीज प्रेजेंट हैं उनके रूट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और जिसकी वजह से उन जिसको न्यूमेटोफोर्स पढ़ा था आपने, है ना, वो मैंग्रोव्स हैं, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। तो इंडिया के पास अगर हम इन सब में देखना स्टार्ट करें तो इसके में जो डाइवर्सिटी है, मतलब चाहे डेजर्ट की डाइवर्सिटी हो, मतलब इसका डेजर्ट, और मान लीजिए हम नॉर्वे का डेजर्ट देख रहे हैं तो इसमें ज्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया का कोरल रीफ और नॉर्वे का कोरल रीफ अगर हम दोनों में देख रहे हैं, इसमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो इस सेंस में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। क्या है ये? स्पेसिफिक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना। तो ये हो गया। और सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, चाहे आप किसी भी टाइप के डाइवर्सिटी को पढ़ें, ठीक है, किसी भी टाइप की डाइवर्सिटी की चाहे आप पढ़ाई करें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे ज्यादा रोल वहां पे इवोल्यूशन का है, क्योंकि डाइवर्सिटी तो तभी होगा ना जब एक ऑर्गेनिज्म ज्यादा इवॉल्व कर गया, दूसरा राधे शोर नहीं कर, जब एक ज्यादा इवॉल्व हो गया और दूसरा क्या होगा, कम इवॉल्व होगा। तो इवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मेन रीजन क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पे इवोल्यूशन इसका मेन रीजन है। और आपको पता है, अगर हम थोड़ा सा इवोल्यूशन चैप्टर इसके साथ मिक्स करें और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग ह्यूगो डेवरे साहब का नाम सुनते हैं तो उन्होंने बोला भी था कि इस पूरे नेचर में जो इवोल्यूशन हो रहा है, तो अब इवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक रफ पेज में लेती हूँ। अगर हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी एक ट्री बनाते हैं, होता है ना इवोल्यूशनरी ट्री, आप किसी का भी देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए स्पीशीज ए है तो इससे इवॉल्व हुआ स्पीशीज बी, स्पीशीज सी भी इसी से इवॉल्व हुआ, एक पता चला कश्मीर चला गया, दूसरा कन्याकुमारी चला गया, एक ऑस्ट्रेलिया चला गया, डी स्पीशीज इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है। तो ये इवोल्यूशनरी ट्री बना दिया इसने, जो कि ये बताता है ये सब के सब क्या बोलेंगे, ए जो है हम लोगों का क्या है, यहाँ पे एंसेस्टर है, सबका एंसेस्टर कॉमन है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर को ये सबके सब शेयर करते हैं। लेकिन सबके बीच में डिफरेंस किसकी वजह से हुआ है, पहली बात तो ये कि इन्होंने खुद में अपने आप में इवोल्यूशन किया, और दूसरी बात ये कि ये जहाँ जिस जगह पे गए थे सबका जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग था, और तीसरी बात ये कि ये जिस अबायोटिक फैक्टर को शेयर कर रहे थे अलग अलग जगहों पे जाके सब अलग अलग तरीके का था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट तरीके से शो करने का काम किया। तो ये आपका क्या है, इकोसिस्टम लेवल पे आपने देखा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम लोग कुछ पाई चार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या सीखना चाहते हैं, अगर हम अर्थ पे देखना चाहते हैं, अगर हम इंडिया में देखना चाहते हैं, तो कितनी ज्यादा वैरायटी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कहीं पे अगर आपको बायोडाइवर्सिटी शो करना है, क्या शो करना है, बायोडाइवर्सिटी शो करना है कि किसका कितना परसेंटेज है, कौन कितना ज्यादा पाया जाता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक पाई चार्ट बना दीजिए, एक रफ वर्क की तरह अगर मैं लिखती हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका सेंटर बनाया, ठीक है। जैसे इलेक्शंस के टाइम में आप देखते हैं कि एक ये वाली यहाँ से यहाँ लेके पार्टी ए है और ये पार्टी बी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन इसमें से आगे चल रही है या फिर किसकी वोट ज्यादा है, तो आप बोलिएगा ए के वोट्स यहाँ पे ज्यादा है। मैथ्स में जो सबसे इजीएस्ट और आसान चीज होती है वो पाई चार्ट होता है, ठीक है। बताइए आपको, आप लोगों को भी सबसे आसान यही लगता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसके डाइवर्सिटी के बारे में रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगी, मैं याद कर दूंगी
आपको आज की क्लास में, ठीक है। आपको याद करा दूंगी मैं अभी क्लास में, देखिए इसको करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हेडिंग दे दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कर लीजिए। सबसे पहले यही सीखिए, सबसे आसान है, इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, नीट के एग्जाम में और आपके एग्जाम में क्या आएगा, जो जहाँ पे लिखा होगा ना उसकी जगह पे डैश दिया रहता है और ABCD लिखा रहेगा, नीचे आपको बोला जाता है कि इसको आपको करेक्ट फिल करना है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में एक सर्कल बना लेना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। ऐसा बना लिया आपने। सर्कल बनाने के बाद दूसरा काम, अब ऑब्वियस है कि सर्कल आपने बनाया है तो आप क्या करेंगे, एक सेंटर लेंगे इसका। अब थोड़ा सा क्लास 11th में बोलूँ या क्लास 9th बोलूँ, आपको जो समझना है आप समझिए। अगर आप उस क्लास को याद करते हैं तो आपने लार्जेस्ट फाइलम पढ़ा था ऑर्थ्रोपोडा, याद आया। लार्जेस्ट फाइलम क्या पढ़ा था आपने, ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्थ्रोपोडा के लिए सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया, जो एरिया है ना इस सर्कल का, वो सबसे ज्यादा हम लोग किसको प्रोवाइड करेंगे, सेंटर तक आते हैं, यहाँ तक सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और लमसम 80% एरिया जो है वो हम किसको दे देंगे, हम लोग 80% में, हाँ यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे टच कर दिया मैंने इसको, पहले इतना सीख गए आप, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। पहले इतना बना लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। 80% का एरिया आपने किसको दिया है, मतलब मोर देन 70% का एरिया आपने किसको दिया, आपने पढ़ा तो है 11th क्लास में या 9th क्लास में कि लार्जेस्ट फाइलम इज द ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने ये जो पूरा का पूरा स्पेस है आपने किसको दे दिया, ऑर्थ्रोपोडा को दे दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। दूसरी बात, आपने एक और चीज की पढ़ाई करी थी जब आप ऑर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे। तो ऑर्थ्रोपोडा में आपने सीखा था कि इसमें जो मेजर क्लास है और सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले यहाँ पे जो है वो क्या है, इंसेक्ट्स हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा के साथ साथ आप यहाँ पे इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंसेक्ट्स लिख सकते हैं। अब जैसे बच्चा इंसेक्ट लिख के उसको रटना स्टार्ट करता है, कितना रटिएगा, उससे अच्छा है कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख लीजिए इंसेक्ट्स, ठीक है। यहाँ तक बात होगी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर आपने क्या पढ़ा था, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या पढ़ा था आपने, याद आया। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपने मोलस्का पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आपने मोलस्का की पढ़ाई करी थी। तो इसको हम मोलस्का लिख देते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, मोलस्का लिख देते हैं। ये जो है दैट इज MOLLUSCS, मोलस्क लिख दिया हमने यहाँ पे। दोनों याद करा दिया मैंने आपको, ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का। लार्जेस्ट फाइलम इज ऑर्थ्रोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का, ठीक है। खत्म कहानी, कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पे जो कुछ छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है, क्रस्टेशियंस जो हैं, वो काफी नैरो रेंज को यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा। तो आपको क्या करना है, नैरो सा जो है वो स्पेस देना है किसको, क्रस्टेशियंस को, यहाँ तक बस। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रस्टेशियंस हो गए, ये क्या हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ CRUSTACEANS, क्रस्टेशियंस हो गए, ये क्या हो गए,
क्रस्टेशियंस हो गए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है पता है आपको? ये जो बच गया ना यहाँ पे, इतना जो जोन बीच में बच गया, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है? अदर एनिमल ग्रुप। बाकी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, क्योंकि हम पहले ही ग्लोबल डाइवर्सिटी लिख चुके हैं कि हम इन्वर्टिब्रेट्स का लमसम जो है, लगभग जो है डेटा, वो हम यहाँ पे शो करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बच गया जो जोन है, मात्र इतने से में इस पूरे वर्ल्ड पे अवेलेबल सारे ऑर्गेनिजम्स और सारे एनिमल ग्रुप्स जो है वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे यहाँ पे अदर एनिमल ग्रुप्स। क्या मार्क कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पे? अदर एनिमल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ लिख लीजिए अदर एनिमल ग्रुप्स। अदर एनिमल ग्रुप्स, बस याद हो गया। ये पाई चार्ट याद करा दिया ना मैंने, इसको बिना देखे आप अभी बनाएंगे, आप बना सकते हैं अदर एनिमल ग्रुप्स। बस हो गया, फिनिश। यहाँ पे आप अदर, तो आपने क्या सीखा? हाँ, मैं एग्जाम की बात कर रही थी कि आपको कैसे दिया जाएगा। होता क्या है, ये इन सब की जगह पे डैश हो जाएगा, मतलब ए बी सी और डी, ठीक है, लिख दिया ए बी सी डी, डैश 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 डैश। और उसके भी सब ऑप्शंस नीचे, अगर एमसीक्यू हुआ तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, अगर एमसीक्यू नहीं हुआ तो साफ साफ आपको लिखा रहेगा कि ये जो ग्लोबल डाइवर्सिटी शो किया जा रहा है, ये भी बता दीजिए कि किसका है, इन्वर्टिब्रेट्स का है कि वर्टिब्रेट्स का है या प्लांट्स का है। पहले तो आप ये भी सिखा दीजिए, और दूसरी बात ये भी बता दीजिए कि एबीसीडी क्या मार्क करना है आपको यहाँ पे। तो आपको इन सब का नेम जो है वहां पे लिखना है, तो फिर क्या होगा, ये सब का सब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने आपको अभी लर्न कराया है, किसका आपने सीखा है यहाँ पे, इन्वर्टिब्रेट्स का। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देख के एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि पूरे एनिमल ग्रुप में, या जो हम किंगडम एनिमेलिया की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो इंसेक्ट्स आर द स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। 70% से ज्यादा यहाँ पे, मोर देन 70% है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मोर देन 70% कौन बना रहा है यहाँ पे? इंसेक्ट्स बना रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अगर हम एक लाइन यहाँ पे नोट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ रटना नहीं है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, उसी को आपको लिख देना है ना। तो इसके कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे कौन सी बात निकल के आपके पास सामने आती है कि among all animals, among all animals, all animals, insects are the most insects are the most species species rich टेक्सोनोमिक ग्रुप। देखा ही आपने अभी अभी सीखा पाई चार्ट में, टेक्सोनोमिक ग्रुप मेकिंग of more than making up more than 70% of the total। बस हो गया, 70% ऑफ द टोटल। मोर देन 70% क्या है यहाँ पे? इंसेक्ट्स है, ऑर्थ्रोपोड्स है। ऑर्थ्रोपोडा भी आप लिख सकते हैं, इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपने एक पाई चार्ट सीखा, और जब आप अपने बुक की बात करेंगे तो ऐसे करके आपको बना हुआ यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ।
ये है आपका, इसी को आपने सीखा है अभी अभी, ये देखिए है ना, इसको याद करा दिया। बस जहाँ पे इंसेक्ट्स लिखा है आपको क्या करना है, ऑर्थ्रोपोडा भी याद रखेंगे साथ में, कुछ है नहीं, आप ही की बुक का है ना, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसके आगे की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है बिल्कुल?